बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है कि एमएस एक्सेस को इस्तेमाल करते हुए हमने किस तरह डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर टेबल क्रिएट करने हैं और टेबल की फील्ड की सेटिंग हमने किस तरह करनी है। सबसे पहले हम ओपन करते हैं एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस को जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस, इस पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास एक विंडो ओपन हो जाती है ब्लैंक डेटाबेस कि आपका डेटाबेस बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। सबसे पहले आपने उसका नाम देना होता है, तो यहाँ पर नाम दे रहा है बाय डिफ़ॉल्ट उसने डेटाबेस 1.accdb माइक्रो उसकी जो एम एस एक्सेस जो डेटाबेस की फ़ाइल बनाता है उसकी एक्सटेंशन जो होती है या वो MDB होती है या ACCDB होती है। ACCDB से बनता है एक्सेस डेटाबेस और MDB से बनता है माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस। तो MDB पुराना वर्जन है, ओल्ड वर्जन, और ACCDB एमएस ऑफिस के न्यू वर्जन में आ रहा है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर उसकी पाथ बताई जा रही है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो डॉक्यूमेंट्स में जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर लें। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर रहा हूँ। डेस्कटॉप से यहाँ पर लेट सपोज डेस्कटॉप पे मैं उसका फोल्डर बनाता हूँ और उसका नाम लिख लेता हूँ एक्सेस डेटाबेस या एक्सेस DB कि मैं एक्सेस DB इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ये फाइल इस्तेमाल करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो उसका नाम आ रहा है मैं उसका नाम लिख लेता हूँ स्टूडेंट, कि ये अब स्टूडेंट डेटाबेस, या मैं उसका नाम लेता हूँ माई डेटाबेस कि मैं डेटाबेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेस जो है 2007 से लेकर 16 तक या लेटेस्ट जो भी उसके ऑप्शन आ रहे हैं उसकी एक्सटेंशन ACCDB होगी, और जो 2007 से पहले क्या होंगे यानी 97 वगैरह के तो उसके एक्सटेंशन ये 2002 से 3 तक या 2000 से उसकी एक्सटेंशन MDB होती है। हम बाय डिफ़ॉल्ट उसको ACCDB में रख लेते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर उसका नाम भी चेंज हो गया है और उसकी पाथ भी चेंज हो गई। जैसे आप उसको क्रिएट कर लेते हैं तो ये देखें यहाँ से अब आपका नाम चेंज हो गया है उसका। आप देख सकते हैं माई डेटाबेस, ये यहाँ पर आपको पाथ बताया गया कि वो कहाँ पर है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल क्रिएट हुआ है। अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के दो तरीके हैं कि आप देखना चाहते हैं कि वाकई डेटाबेस हमारा क्रिएट हुआ है या नहीं। तो या तो आप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे जाके क्रॉस के निशान पे क्लिक करें, या आप जाके फाइल में जाएं और यहाँ पर होगा क्लोज़, तो आप क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल क्लोज़ हो जाएगी। अब आप यहाँ से क्रॉस करते हैं, आप जाते हैं डेस्कटॉप पे, यहाँ पर हमारा फोल्डर था जो हमने बनाया था एक्सेस DB, उसको हम ओपन करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं माई डेटाबेस के नाम से फ़ाइल बनी हुई है, एक्सेस की फ़ाइल, उसका आइकन भी है। हम इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है, एक्सेस की फ़ाइल ओपन हो जाती है। ये येलो लाइन आपको ये निशान बता रहा है कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना सिक्योरिटी पर्पस के लिए हमने उसको डिसेबल किया हुआ है। अगर आपने उसमें चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप इस पर क्लिक करें इनेबल पे, ये कंटेंट, तो ये इनेबल हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि पिछले में हमने ब्लैंक डेटाबेस बनाया था, कोई टेबल वगैरह नहीं क्रिएट किया था। अब आपने टेबल क्रिएट करना है तो आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर टेबल मेन्यू में जाके यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है टेबल, इस पर आपने क्लिक कर देना है तो ये आपके पास टेबल बन गया है। ये इस साइड को ऑब्जेक्ट नेविगेशन पेन बोलते हैं। यहाँ पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो आप बनाते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट को आप ओपन कर लेते हैं तो ये इसका वर्किंग एरिया होता है, यहाँ पर वो नज़र आ रहा होता है। अब टेबल को व्यू करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। एक को हम बोलते हैं यहाँ पर हम जब देख सकते हैं कि टेबल को जब आप व्यू करना चाहते हैं तो टेबल को व्यू करने के दो तरीके होते हैं। एक है डेटा शीट व्यू, दूसरा क्या है डिज़ाइन व्यू। डेटा शीट व्यू को डेटा शीट व्यू इसलिए कहा जाता है कि जब आप ये एक्सेल शीट की तरह होते हैं, देखिए ना यहाँ पर आपको एक्सेल शीट की तरह आपको रोज एंड कॉलम्स नज़र आ रहे हैं और आप इसमें से डेटा इंटर करते हैं, जैसे ये आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। डिज़ाइन व्यू क्या कहता है, ये आपको क्या कहता है टेबल के डिज़ाइन करने में हेल्प करता है, उसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो टेबल में जो डिज़ाइन होता है उसके कॉलम्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, वो आपने मेंशन करने हैं। जैसे आपकी फील्ड के नाम आपने यहाँ पे मेंशन किए हैं, उसकी डेटा टाइप मेंशन की है और नीचे उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो जिस तरह
उसको शो करते हैं। सो आपने क्या करना है यहाँ पर, अब ये यहाँ पर आपके पास टेबल आ गया है, तो सबसे पहले है बाय डिफ़ॉल्ट टेबल नंबर 1। अब आपने उसको टेबल को सेव करना है, तो सेव करने का पहले तरीका ये है, या आप यहाँ से राइट क्लिक करके सेव क्लिक करें यहाँ से, और अगर आप यहाँ से सेव नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शन ऊपर फाइल के ऊपर आइकन आ रहा है सेव का, इधर से क्लिक करें। इधर से भी नहीं क्लिक करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस कर लें, तब ये सेव हो जाता है। लेट्स सपोज मैं अपने टेबल का नाम रखना चाहता हूँ स्टूडेंट, मैं ओके करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर स्टूडेंट का टेबल क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। ये आपको डेटा शीट व्यू नज़र आ रही है क्योंकि ये एक्सेल शीट की तरह आपको ये चीज़ें नज़र आ रही है। जब भी आप टेबल को क्रिएट करेंगे तो इसमें एटलीस्ट एक कॉलम का होना ज़रूरी है। क्लियर? अच्छा जी, अब हम इसको राइट क्लिक करके ये देखें यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन आ रहा है सेव, इसको टेबल को सेव करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं। क्लोज आल का मतलब अगर और भी कोई चीज़ ऑब्जेक्ट्स आपके ओपन है तो उसको भी क्लोज कर देगा। ये आपके पास डिफरेंट व्यूज़ आ रही है, आपका आ गया डिज़ाइन व्यू, ये आपके पास आ गया डेटा शीट व्यू। तो ये आपके पास एक्सेल शीट की तरह होता है, डेटा शीट व्यू होते हैं, उसमें हम डेटा एंटर करते हैं। अगर आपने उसके टेबल के स्ट्रक्चर में कोई तब्दीली करनी है तो हम यहाँ पर फिर क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। राइट, सो स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या चीज़ होती है, फील्ड नेम। तो ये कॉलम के नाम होते हैं, टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, यानी स्टूडेंट के टेबल, आपने स्टूडेंट का टेबल बनाया, इसका मतलब स्टूडेंट का डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट का कौन कौन सा डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं तो हम एज अ फील्ड या कॉलम हम उसको स्टोर करते हैं। सो लेट्स सपोज पहली आईडी बाय डिफॉल्ट उसने उसका नाम रख दिया आईडी, तो हम उसको आईडी बोलते हैं। उसकी डेटा टाइप उसने रख दी है ऑटो नंबर। सो आप सबसे पहले उसके फॉर एग्जांपल मैं कॉलम के नाम लिख देता हूँ कि मैं उसकी स्टूडेंट की आईडी रखना चाहता हूँ, फुल नेम रखना चाहता हूँ, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर रखना चाहता हूँ, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ रखना चाहता हूँ। इसके बाद मैं रखना चाहता हूँ सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जीपीए की इंफॉर्मेशन हो चाहिए, उसके जेंडर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद क्या होनी चाहिए, उसके पास मैरिड, लेट सपोज कि उसके मैरिड है या नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। स्टूडेंट की पिक्चर अपलोड करना चाहता हूँ, और स्टूडेंट की अगर कोई वेबसाइट है, वेब पेज है उसका अपना कोई, तो वेब पेज की इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। और इसके अलावा एक और चीज़ जिसको मैं कहता हूँ स्टूडेंट का करंटली स्टेटस किया है, ये इंफॉर्मेशन मैं चेक करना चाहता हूँ। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने डाल दी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने तो इन्फॉर्मेशन डाल दी है, अब आपने उसके डेटा टाइप सेलेक्ट करने हैं। ये तो होगा एक कॉलम, इसका मतलब ये हुआ जब आप कॉलम की तरफ जाते हैं तो आपने ये बता दिए। अब आईडी में जैसे ऑटो नंबर है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट शॉर्ट टेक्स्ट ही दे रहा है, यानी टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। सो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है टेक्स्ट से रिलेटेड, यानी अगर आपका अल्फ़ाबेट डेटा उसमें से आ रहा है या अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा आ रहा है, तो एक को हम कहते हैं शॉर्ट टेक्स्ट, दूसरे को हम कहते हैं लॉन्ग टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट जो होता है उसकी डेटा टाइप, वो उसके जो होते हैं साइज़ होता है 255 कैरेक्टर तक, और दूसरे लॉन्ग टेक्स्ट का 1 GB तक आपका डेटा स्टोर करा होता है, और ये दोनों अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर्स में फिर हमारे पास डेटा टाइप्स आती हैं, नंबर, लार्ज नंबर और ऑटो नंबर। अब ये न्यूमेरिकल डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर का जो डेटा टाइप है ये 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 8 का भी हो सकता है, 16 का मैक्सिमम हो सकता है। लार्ज नंबर जो होते हैं वो 8 बाइट्स के होते हैं, और ऑटो नंबर जो होता है वो 4 बाइट की उसकी साइज़ होती है, और ये ऑटो जनरेटेड यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। यानी अगर आप कोई वैल्यू जनरेट करना चाहते हैं, एक होता है आप फील्ड में यूज़र सेलेक्ट करते हैं, और एक होता है वो खुद आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, तो उसके लिए हम ऑटो नंबर कहते हैं। करेंसी आपके दूसरी टाइप के है कि अगर आपने मनी मैटर्स डील करने हैं, करेंसीज यानी आपकी मॉनेटरी की इंफॉर्मेशन, रकम वसूली की इंफॉर्मेशन, अमाउंट्स पेबल या रिसीवेबल कोई चीज़ इंफॉर्मेशन करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, तो उनके लिए करेंसी इस्तेमाल करनी है, और उसमें डिसिपल पॉइंट इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने कोई डेट टाइम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, आपका कोई डेटा है जो डेट या टाइम की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए डेटा टाइप डेट टाइम इस्तेमाल होती है, इसके 8 बाइट्स हैं। यस नो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये 1 बाइट लेते हैं, ये बोलियन डेटा होता है। यस नो बजाते खुद कोई डेटा नहीं है, ये भी न्यूमेरिकल डेटा के तौर पर उसका डेटा टेबल में स्टोर होता है, या 0 होता है या 1 होता है। 0 का मतलब नो होता है, 1 का मतलब यस होता है, या ट्रू फॉल्स होता है, या ऑन ऑफ होता है वगैरह। दूसरी चीज़ हमारे पास है एडवांस में, तो वो हमारे पास है OLE ऑब्जेक्ट। OLE ऑब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडेड,
कि अगर आपने MS एक्सेस में किसी दूसरे एप्लीकेशन का, जैसे वर्ड है, पेंट है, एक्सेल है, किसी और ग्राफ है, पिक्चर्स है वगैरह एम्बेड करने होते हैं MS एक्सेस में, तो उसके लिए OLE ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल कर लेते हैं और ये 2 GB तक कोई डेटा लेता है। हाइपरलिंक क्या होती है? ये भी 8192 करेक्टर्स यानी 8000 तक ये करेक्टर्स लेता है। और आपने कोई लिंक एड्रेस यानी किसी वेब पेज का, किसी ईमेल का वगैरह का कोई चीज़ आपने लिंक के तौर पर शो करना है या देना है, वो लिंक बनाना है, तो उसके लिए हाइपरलिंक इस्तेमाल होता है। अटैचमेंट क्या चीज़ होती है? जैसा हम आपने देखा होता है कि अक्सर फाइल हम अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं असाइनमेंट्स वगैरह के लिए। सो अगर आपने कोई चीज़ अपलोड करनी है, अटैचमेंट करनी है, फाइल अटैच करवाने हैं उससे, तो उसके लिए हम फिर अटैचमेंट इस्तेमाल होते हैं और 2 GB तक डेटा अटैच हो सकता है। कैलकुलेटेड क्या चीज़ होती है? कैलकुलेटेड भी एक डेटा टाइप तो नहीं है, लेकिन आप उसको कह सकते हैं कि उन्होंने ये डेटा जो क्या करता है एक्चुअली, ये डेटा को ये डिराइव्स डेटा फ्रॉम एक्सप्रेशंस। यानी एक तो है आपने खुद डेटा देना होता है और दूसरी चीज़ होती है कि आप एक चीज़ से दूसरा डेटा एक्सप्रेस वो डिराइव कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की वैल्यू मौजूद है तो आप उसे एज की वैल्यू निकाल सकती हैं, अगर निकाल सकते हैं। और अगर आपको CGPA का पता है तो आप प्रोबेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको किस चीज़ का पता है, उसको बोलते हैं मार्क्स, तो आप ग्रेड वगैरह निकाल सकते हैं, एट्सेट्रा इस तरह से। सो ये उसकी डेटा टाइप जो होती है कैलकुलेटेड की कितना साइज होगा, तो उसको जो रिजल्ट वैल्यू होती है उसकी डेटा टाइप पे डिपेंडेंट होता है कि उसको क्या होगा। अगर इंटीजर आ रहा है तो नंबर वगैरह वो क्या चीज़ है, रिजल्ट वो देगा। लुकअप विज़ार्ड जो भी है, ये अगर आपने कोई कम्बो वगैरह इस्तेमाल करने होते हैं, तो वो कम्बो वगैरह बनाना है, या आपने उसको कहते हैं लिस्ट बॉक्स वगैरह बनाना होता है, या ड्रॉप डाउन अगर आपने बनाना है कोई चीज़ करने के लिए, तो उसके लिए आप लुकअप विज़ार्ड इस्तेमाल करते हैं। आइए तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अब ज़रा देखिए ऑटो नंबर, तो ये ऑटो ना फुल नेम आपका शॉर्ट टेक्स्ट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो होगी वो क्या होगी आपके पास, डेट टाइम होगी, सेमेस्टर आपके पास जो आ रहा होगा वो नंबर होगा, CGPA भी जो आ रहा होगा आपके पास नंबर होगा, जेंडर जो आ रहा होगा वो आपके पास लुकअप विज़ार्ड होगा। अब लुकअप विज़ार्ड जैसे भी आप देते हैं तो ये वैल्यू आपके पास विंडो ओपन हो जाती है और ये बताती है कि आपने जो वैल्यूज़ इसमें से लुकअप कम्बो में ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपने वो डालनी है, वो कहाँ से डालें, क्या ये टेबल या क्वेरी से आएगी या आपने कोई लिस्ट खुद प्रोवाइड करनी है। क्योंकि ये दो चीज़ें होती हैं, या आपकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं या आपकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। अगर आपकी वैल्यू फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, तो आप लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे जेंडर में वैल्यू हमारे पास 2 ही आती है, मेल या फीमेल, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आप लिख लेते हैं मेल, और फिर दूसरी जगह आप लिख लेते हैं फीमेल, कि एक मेल होगा या फीमेल होगा। अब आप कहते हैं नेक्स्ट। अब ये आपके पास कह रहा है कि आपने उसका लेवल क्या रखना है, तो हमने उसका लेवल जेंडर रखना है। कुछ भी आप लेवल डालें, कोई इशू नहीं होता। दूसरी चीज़ ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, डू यू वांट टू लिमिट एंट्रीज टू द चॉइसेस, यानी ये जो आपके पास चेक बॉक्स आ रहा है, जब आप इसको लिमिट कर लेते हैं, ये इसको चेक कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये 2 एंट्री में से किसी एक को सेलेक्ट करेगा, उसमें से आप मज़ीद कोई डेटा इंटर नहीं कर सकते। और अगर आपने उसको ओपन रखा है, अनचेक किया है, तो आप उसमें से डेटा को क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये लास्ट में अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़, इसका मतलब ये होगा कि जब आप इसको कर लेते हैं तो आप कम्बो बॉक्स में या ड्रॉप बॉक्स में एक वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, जब आप इसको अलाउ कर लेते हैं तो उसका मतलब है आप मल्टीपल वैल्यूज़ को एट अ टाइम उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जेंडर की वैल्यू हमेशा एक होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, हम उसको अनचेक कर रहे थे। अब ये हो गया फिनिश। जैसे आप इसको फिनिश कर लेते हैं तो ये आपका देखें शॉर्ट टेक्स्ट पे चला गया है। अब यहाँ से अगर आप उसको ये सेव करेंगे, अब हम इसको किस किस में डेटा शीट व्यू में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जेंडर, तो ये देखें कम्बो बन गया है और यहाँ से आपके पास 2 ही वैल्यूज़ आ रहे हैं, मेल और फीमेल वैल्यूज़ आ रही हैं। क्लियर हो गया? ओके जी, अब हम आगे जाते हैं मैरिड की तरफ। तो मैरिड में हम लिख लेते हैं यस और नो, इसका मतलब यह है कि वो या मैरिड है या वो मैरिड नहीं है। क्लियर हो गया? अब जरा डेटा शीट व्यू में जाके देखते हैं। डेटा शीट व्यू में सम डेटा में बी लॉस्ट, यस कर लें। अब ये देखें ये मैरिड है या नहीं है, तो देखिए यहाँ पर चेक बॉक्स आ रहा है कि आपने चेक कर लिया है, इसका मतलब ही इज़ मैरिड। अगर आपने चेक नहीं किया इसका मतलब अनमैरिड है। क्लियर हो गया? ओके जी, अब हम जब दोबारा डिज़ाइन व्यू की तरफ जाते हैं, पिक्चर। तो पिक्चर में हम करते हैं अटैचमेंट की, हमारी अटैचमेंट होनी चाहिए। कैन नॉट सेट द अटैचमेंट एट द टॉप, यू कैन ऐड न्यू फील्ड इंस्टेड। ठीक हो गया, हम इसको डिलीट कर लेते हैं।
यस हो गया है। और फिर यहाँ पर अलग से पिक्चर, और पिक्चर को फिर हम कहते हैं दिस इज अटैचमेंट। अब ये हम कहते हैं कंट्रोल एस। अब ये देखें ये कंट्रोल एस चला गया है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास था स्टेटस, स्टेटस के बाद ये पिक्चर आ रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेब पेज आ गया, सब कुछ आ गया, ये स्टेटस आ गया। स्टेटस के बाद ये जो चीज़ नज़र आ रही है ये पिक्चर वाली थी, यहाँ पर जो आपकी चीज़ नज़र आ रही है। अब ये अटैचमेंट का निशान है और साथ में लिखा हुआ है 0। इसका मतलब है कि अभी इसके साथ कोई डेटा अटैच नहीं हुआ। अब जब मैंने डबल क्लिक इस पर कर लिया है, डबल क्लिक करने से ये इसके पास आगे ओपन हो गया है कि आप कौन सी चीज़ अटैच करना चाहते हैं। मैं ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद मैं जाके क्या है पिक्चर्स, और पिक्चर में लेट सपोज मैं कॉमसेट्स का लोगो जो है उसको ओपन करता हूँ। ये अब उसके पास आ गया है। ओके, अब ये देखिए ये 1 हो गया। इसका मतलब आपने एक डेटा उसमें से क्या कर लिया है, एक डॉक्यूमेंट अटैच कर लिया है। क्लियर हो गया। ओके जी। अब दूसरी चीज़ हमारे पास है, ये हमारे पास पिक्चर भी हो गई, ये जेंडर भी हो गया, यस नो। अब वेब पेज की तरफ हम आते हैं। वेब पेज की इंफॉर्मेशन अब हमने हाइपर लिंक कर देनी है। जैसे जैसे आप उसको हाइपर लिंक कर देते हैं, कंट्रोल एस करें, उसको डेटा शीट व्यू में लेके आएँ। अब यहाँ पर आप देखें ये वेब पेज आ रहा है। अब वेब पेज की इंफॉर्मेशन मैं थोड़ा सा, अब लेट सपोज मैं बता दूँ कि मेरे वेब पेज का नाम है www.amjad. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं amjad.com.pk। अब ये देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो क्या है, या मैं इसको लेट सपोज amjad.com की जगह यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ www. और उसको हम कहते हैं google.com। इसका वेब पेज कौन सा है, google.com। अब ये देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली क्या बन गया, लिंक बन गया। जब आप उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये आपका ऑटोमेटिकली उस पेज पे ओपन कर लेगा, आपको गूगल पे लेके चला जाएगा। ठीक हो गया। ओके जी। अब ये हमारे पास हाइपर लिंक आ गया। हाइपर लिंक के बाद अब हम आखिर में जो हमारे पास चीज़ रहती है उसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड। अच्छा जी, एक हमारे पास कैलकुलेटेड, लेकिन एक हमारे पास क्या रह गया है, करेंसी रह गई, वो बाद में हम करते हैं। अच्छा, ये आ गया है कैलकुलेटेड। सो कैलकुलेटेड जब कहते हैं तो यहाँ पर आपने कोई एक्सप्रेशन डालना होता है। जब आप एक्सप्रेशन डालते हैं तो ये एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन हो जाता है, विंडो। ये जब विंडो ओपन हो जाती है अब आपने हम क्या कहते हैं स्टेटस। अभी हमारे पास आ रहा है CGPA। तो CGPA अगर हमारे पास क्या है 2 से कम है तो हम कहेंगे कि ये प्रॉप पे है, वरना ये प्रॉप पे नहीं है। सो यहाँ पर हम जाते हैं फंक्शंस पे, डबल क्लिक करें। फंक्शंस पे ये बिल्ट इन फंक्शंस है। बिल्ट इन के फंक्शंस में जाने के बाद उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ पर आपके पास है प्रोग्राम फ्लो। प्रोग्राम फ्लो में हमारे पास आता है डबल इफ़। ये इफ़ आता है, डबल इफ़ का मतलब IF, इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़। सो यहाँ पर हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो कंडीशन में हमारे पास ये है CGPA इज़ लेस देन 2, ये मैंने बता दिया। फिर दूसरा पार्ट क्या है, अगर वो ट्रू है, लेस देन 2 है, तो हम कहते हैं ऑन प्रॉब, कि वो बंदा प्रॉब पे है। वरना फॉल्स पार्ट में हम जाते हैं और एम्प्टी डबल कोट्स डाल देते हैं, ओके कर लेते हैं। यू कैन नॉट सेट स्टेटस टू बी चेक डेटा टाइप, यू कैन ऐड अ न्यू फील्ड। ठीक हो गया। स्टेटस को भी वो एरर कोई दे रहा है, यस कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर दोबारा स्टेटस कैलकुलेटेड कर लेते हैं और यहाँ पर था IIF, डबल IF। उसके बाद हम लिख लेते हैं CGPA इज़ लेस देन 2। फिर हम कहते हैं ऑन प्रॉब कामा, अगर नहीं है तो फिर डबल कोट्स लगा के फिर हम कहते हैं कि ये ओके हो गया। अच्छा जी, अब आप कंट्रोल S करें, डेटा शीट व्यू में चले जाएं। अब यहाँ पर हमारा ये देखें स्टेटस किधर चला गया, ऑन प्रॉब। क्यों ऑन प्रॉब पे है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट CGPA की वैल्यू क्या है, 0 है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये देखें स्टेटस ऑटोमेटिकली प्रॉब से हट गया है। और अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ यहाँ पर 1.7 तो ये ऑटोमेटिकली ये 1, अच्छा ये 1.7 जो है वो नहीं लिखे जा रहा। मैंने लिख दिया है 1.7, लेकिन जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये 2 पे कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये पॉइंट नहीं ले रहा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है CGPA की, यहाँ पर ये डिसिमल प्लेसेस उसने ऑटो ली हुई है। हम डिसिमल प्लेसेस को 2 कर लेते हैं।
जब आप डेसिमल प्लेसेस को 2 कर लेंगे तो ये यहाँ पर आपके से डेटा लेगा। अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1.7। तो अब यहाँ पर क्यों नहीं ले रहा 1.7 पे, डिज़ाइन CGPA लॉन्ग इंटीजर की जगह ये हो गया इंटीजर, ये आ गया इस तरह से डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये हो गया कंट्रोल, यस वैल्यू आ गया, ये आ गई उसकी वैल्यू CGPA कोई नहीं है, यहाँ पर उसकी CGPA गई 1.5। ओ मेरे खुदाया, सिंगल और डिसिमल नहीं, इसको अच्छा इसको इंटीजर ही रहने दे और इसकी एक वैल्यू होती है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को फिक्स्ड कर लें यहाँ तक। जब आप उसको फिक्स कर लेते हैं, कंट्रोल S कर लेते हैं, दूसरे व्यू में लेके आ जाते हैं। अब ये उसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7 1.7, अभी 1.7 को भी ये 1.5 1.3 ये रोटेट कर रहा है, ऑन प्रॉब वो चल रहा है, लेकिन जो उसका है इंटीजर है, फिक्स्ड है, 2 डेसिमल प्लेसेस में है, वो ठीक हो गया, 2 डेसिमल प्लेसेस है और ये यहाँ पर आ जाएगा सिंगल। सेव, सिंगल भी नहीं ले रहा तो इसका मतलब ये डबल लेगा। डेटा शीट व्यू, अब देख लेते हैं 1.5 ले रहा है कि नहीं। यस 1.5 ले रहा है। इसका मतलब डेटा टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो आपने देखनी थी कौन सा फॉर्मेट वगैरह हमने इस पर अप्लाई करना है। ठीक हो गया। सो ये हमने यहाँ तक पढ़ दिया कि कौन कौन सी डेटा टाइप्स होती हैं। और एक और आखिरी चीज़ है, उसको हम कहते हैं सेमेस्टर फ़ी। और सेमेस्टर फ़ी में हमारे पास आ रही है करेंसी। सो जैसे ही आपके पास करेंसी आ जाती है तो ये डेसिमल प्लेसेस 2 होती हैं, ऑटो करने की ज़रूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, आपने कौन सी करेंसी चलानी है क्या। तो ये सेव हो गया, यहाँ पर डेटा शीट वैल्यू आ गई और यहाँ पर ये आ गई सेमेस्टर फ़ी। तो देखें RS बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली उसके साथ आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपकी 85,000 रुपीज़ हैं, तो ये देखें 85,000 रुपीज़ ऑटोमेटिकली वो पैसों की शक्ल में आ गई है। और ये RS कहाँ से आया, ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें करेंसी कौन सी सेट हुई है। अगर वो करेंसी पी के आ रहा है, रुपीज़ है या जो भी है, तो वो उसको ले लेती है, ये सिस्टम से ले रही होती हैं। राइट। सो अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके थोड़ी सी हमने फील्ड प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ये तो डेटा टाइप्स की बातें हो गई सारी। अब हमने यहाँ पर जाके डेटा शीट व्यू में जाके ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं डिलीट, ताकि हमें मज़ीद उसके प्रॉपर्टी सेट करने में आसानी हो। ओके जी। सो प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है वो होती है फील्ड साइज़, और फिर फॉर्मेट है और इनपुट बॉक्स है। सो फील्ड साइज़ किस चीज़ को बोलते हैं। अच्छा, आप आईडी पे आते हैं तो सबसे पहले आता है फील्ड साइज़, ये नंबर में है। आप टेक्स्ट पे आते हैं तभी आता है फील्ड साइज़। आप डेट में आते हैं उसमें फील्ड साइज़ नहीं होते हैं, क्योंकि डेट की फील्ड फिक्स होती हैं, 2 डिजिट ईयर के होते हैं, 2 मंथ के होते हैं, 2 उसके होते हैं, तो फिक्स होती हैं। अच्छा जी, बाकी किसी चीज़ में भी आए आपकी वो फिक्स होती हैं। राइट। अब फील्ड साइज़ का क्या मतलब होता है कि ये जो आईडी की जो फील्ड है उसका साइज़ क्या होगा, उसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स वो कितने लेगा। फॉर एग्जांपल फुल नेम है तो एक स्टूडेंट का नाम मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट का नाम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर हो सकता है। राइट। तो ये भी या 6 कैरेक्टर हो सकता है। तो अब मैं जाके जब डेटा शीट व्यू में जाऊँगा तो यहाँ पर जो मेरे पास फुल नेम आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ ए। अब मैंने ये कितने लिख दिए हैं, 6 A लिख दिए हैं, 6 से आगे मैं नहीं लिख सकता, हमने फिक्स कर लिया है। क्लियर हो गया। ये फील्ड साइज इसको बोलते हैं। दूसरी बात ये होती है, जैसे आपके पास क्या चीज़ आती है, जेंडर है, मेल है, पिक्चर है, स्टेटस है, क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। दूसरी चीज़ हमारे पास जो आती है वो फॉर्मेट आ रही है। तो फॉर्मेट टेक्स्ट के ऊपर कोई इसकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई थी, लेकिन अगर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग आती है। जैसे फॉर एग्जांपल डेट ऑफ आपके डेट ऑफ बर्थ की डेट क्या है
वो डेट एंड टाइम होती है, तो फॉर्मेट में आप उसको बता सकते हैं कि आपने कौन सा टाइम उसमें से कौन सी फॉर्मेट आपको चाहिए होती है। अगर टाइम है तो टाइम के 3 फॉर्मेट्स हैं, अगर डेट है तो डेट के ये 4 फॉर्मेट्स। फॉर एग्जांपल मुझे शॉर्ट डेट चाहिए तो शॉर्ट डेट हमारे पास वो इस तरह से आएगी। सो यहाँ पर आप किस में जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ में जाते हैं, ये आपके पास कैलेंडर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 23 है, तो ये देखें 23 फरवरी 2021 आपके पास नज़र आ रहा है कि किस फॉर्मेट में आपको चीज़ नज़र आनी चाहिए। क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ अगर हम फॉर्मेट में आपने डालनी है तो दूसरा भी है डी, ये डे के लिए इस्तेमाल होता है, MM ये मंथ के लिए इस्तेमाल होता है, एंड YY 1 2 3 4 4 दफ़ा मैंने YY लिख लिया, डैश दरमियान में से डाल दिया। अब जब मैं यहाँ पर जाऊँगा, अब यहाँ पर देखें तो वो 23/2/2020 आ गया है। और अगर मैं M को 3 दफ़ा लिखूँगा और इधर जाऊँगा तो ये कहेगा कि देखें फरवरी आ गया। और अगर मंथ को मैं M 4 दफ़ा लिख लूँगा, दोबारा जाऊँगा तो ये देखें ये इस तरह का जब निशान हैश सिंबल बहुत सारे आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फील्ड यहाँ पर नज़र आ रही है, फील्ड साइज़ वो कम है और जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, इस वजह से उसमें से नहीं आ रहा, ये कोई एरर नहीं है। यहाँ पर लेके जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो डेटा सारा इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। देखें ये MM हमने लिख दिया तो ये क्या हो गया है, पूरा फरवरी कंप्लीट होके नज़र आया है। क्लियर हो गया। ओके जी, अगर आप आगे पीछे जिसको रखना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से रख सकते हैं। ये हो गया आपकी फॉर्मेट की। कैप्शन इनपुट मास्क भी हम इसमें से पढ़ेंगे कि इनपुट मास्क किस चीज़ को कहते हैं। अब ये देखिए आपके पास जो नज़र आ रहा है ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। सो रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे भी आप डालते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कितने डिजिट का होता है, वो जैसे होता है BCS लिखा होता है, पहले 4 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 6, ये होता है तकरीबन 10 डिजिट्स का। और अगर आप इसमें से फॉर एग्जांपल हम क्या लिखते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों का किस तरह होता है, लिखा होता है FA19 -BCS-001। सो ये 3 डिजिट्स हो गए, ये 3 करेक्टर्स हो गए, 6 हो गए, और ये 2 डिजिट्स और 2 करेक्टर 4 4 जब 3 6 और जब 3 ये हो गया 10 हो गए। अगर आप हैश ये डैश डैश भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ 12 हो जाते हैं। राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह जाके उसको एंटर करते हैं, फिर आपने इसका क्या देना होता है, इसका फॉर्मेट, तो ये आपके पास लेट्स सपोज है 12, आपने इसका साइज लिखते हैं 12। अब आप इनपुट मास्क के जाते हैं। सो इनपुट मास्क में आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर आपका इसमें से ये देखें इनपुट मास्क पासवर्ड बनाना है, जो चीज़ बनाने है किस तरह आपने उसको बना दे, उसके बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर आपने उसको अपना देना है कि पहले हो, तो उनके लिए कुछ लेटर्स इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसके मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ इनपुट मास्क के लिए, तो इनके फील्ड प्रॉपर्टीज़ इनपुट मास्क के लिए है। 0 का मतलब होता है 0 और 9 इस्तेमाल होता है डिजिट्स के लिए। 0 का मतलब है ज़रूरी आपने कोई डिजिट देना है 0 से लेकर 9 तक। अच्छा, 9 का मतलब है आपने कोई स्पेस भी आ सकते हैं और डिजिट दें या ना दें। L का मतलब होता है कि आपने रिक्वायर्ड लेटर देना है A से लेकर 0 तक। सो हमारे पास जो आता है, तो पहले हमें देखें LL, क्योंकि 2 हमने अल्फ़ाबेट ज़रूर देना होता है, फिर हमने देना है 0 0, हमने 2 डिजिट्स भी देने हैं, फिर 2 डिजिट्स हमने हो गए ये, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, उसके बाद फिर हमने LLL, क्योंकि 3 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर हमारे पास 0 0 0, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जब इसको सेव करेंगे और यहाँ पे आपके देखेंगे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FA19, फिर मैं लिखूँगा BCS पे मैं लिखूँगा 001। क्लियर हो गया। अब आपकी ये चीज़ इस तरह से क्लियर होके नज़र आ रही है। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये FA19 और BCS बड़ा होके नज़र आए, तो फिर आपने करना क्या है कि इनके स्टार्ट से सबसे पहले आपने ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल कर देना है। अब ज़रा देखते हैं इसको, जब आप ग्रेटर देन का सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं तब ये देखें कि ग्रेटर देन का मतलब होता है कि ग्रेटर के बाद जो भी चीज़ आएगी उसको आप कैपिटल कर दें, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाती हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत मास्क लगाने की समझ आ गई होगी। सो यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। 0 का मतलब ये हुआ कि आपने डिजिट देना है, 9 का मतलब ये है आपने
डिजिट देना है, लेकिन वो ऑप्शनल है और स्पेस भी आ सकता है। और नंबर का साइन क्या होता है कि आप डिजिट भी देख सकते हैं, ऑप्शनल है, डिजिट भी देख सकते हैं और नहीं भी दे सकते, स्पेस भी आ सकता है, ब्लैंक पोजीशन स्पेसेस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस और माइनस साइन लिख सकते हैं। एल लेटर्स के लिए इस्तेमाल होता है, ABC के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जब आप एल इस्तेमाल करेंगे तो आपको हर हालत में कोई अल्फ़ाबेट प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ये लेटर अगर आपका ऑप्शनल है, दें या नहीं देना चाहें। अच्छा, जब आप ए लिखते हैं कैपिटल ए, तो इसका मतलब यह है लेटर या डिजिट इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन हाई मैंडेटरी अपने ज़रूर देना है। ए स्मॉल लिखेंगे तो इसका मतलब है लेटर और डिजिट दोनों दे सकते हैं, इनमें कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, देना भी चाहिए या नहीं। एंड का मतलब होता है रिक्वायर कैरेक्टर ऑफ एनी काइंड आर स्पेस, कोई भी कैरेक्टर या स्पेस दे सकते हैं और ये रिक्वायर्ड है। सी का मतलब ये कैरेक्टर आप देंगे, ठीक है, या स्पेस देंगे, इसका मतलब ये ऑप्शनल है। लेस देन का मतलब होता है इसके बाद जो भी चीज़ें आएंगी वो स्मॉल होगी। ग्रेटर देन का मतलब इसके बाद जो चीज़ें आएंगी वो ग्रेटर होंगी। अच्छा जी, एक्सक्लेमेशन मार्क जब आप लगा लेते हैं तो उसका मतलब ये है इसके बाद जो भी चीज़ आएगी वो लेफ़्ट टू राइट फिल होगी। क्लियर हुआ। और बैक स्लैश जो आ जाता है तो ये कहता है कि बैक स्लैश के बाद जो चीज़ आएगी वो एज अ लिटरल कंसीडर होगी। और अगर आप कोई चीज़ एज अ टेक्स्ट उसमें से कोई चीज़ एज इट इज़ उसमें से प्रिंट करवाना चाहते हैं, उस चीज़ को डबल कोट्स में लिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं हर एक के आखिर में लिखना चाहता हूँ वाह, या स्टार्ट में लिखना चाहता हूँ ये यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है और उसके बाद मैं इसका लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ वे आ गया वाह, और ये मैंने कर दिया है डबल कोट बंद। सो ये अगर आप उसको देखेंगे तो इसके आखिर में हर एक के आखिर में फॉरवर्ड स्लैश और वाह का ये टेक्स्ट हर एक के पास ऑटोमेटिकली आएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए वाह ऑटोमेटिकली आया हुआ है। अब मैं देखता हूँ स्प्रिंग 17 BSc 201। सो जैसा भी है ऑटोमेटिकली वो क्या चीज़ें हैं आपके पास, वो ऑटोमेटिकली वाह वगैरह आ रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट हो गया। तो ये आपके इस फॉर्मेट स्पेसिफायर आपने यहाँ से थोड़े बहुत पढ़ लिए हैं। ओके जी, उसके बाद जो हमारे पास आ रही थी वो फॉर्मेट भी हो गया कि फॉर्मेट आप किस ना कहते हैं, इनपुट मास्क भी आपका। अब ये आ जाती है कैप्शन। अब कैप्शन क्या चीज़ है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ के जो नाम आ रहे हैं कि ये वाली जो शीट है डेटा शीट, ये यूज़र को डेटा शीट व्यू यूज़र को ये चीज़ इस तरह से नज़र आती है। सो अगर टेबल के नज़र उसी तरह रीजनल REG नंबर DOB सेमेस्टर आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, या इसका लेबल तब्दील भी कर सकते हैं। सो लेट्स अप REG नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्शन, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टूडेंट ID या स्टूडेंट रोल नंबर, कि ये स्टूडेंट का रोल नंबर है। तो जब आप इधर से देखेंगे तो अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह आपका स्टूडेंट रोल नंबर आ जाएगा। इसमें दो हैं, कैप्शन तब्दील करने से जो यूज़र को नज़र आएगा वो चीज़ तब्दील हो जाएगी, कॉलम का नाम तब्दील नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि यूज़र के लिए इजी हो जाता है। जैसे आपने DOB लिखा हुआ है, सो यहाँ पर कैप्शन में आप लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ। सो यहाँ पर अब DOB की जगह क्या नज़र आ रहा होगा, डेट ऑफ बर्थ। इज इजी टू अंडरस्टैंड। क्लियर हो गया। ओके जी, अब इसके बाद हम जाते हैं रिक्वायर्ड की तरफ। रिक्वायर्ड क्या चीज़ होती है, रिक्वायर्ड का मतलब होता है कि जब आप स्टूडेंट का किस कॉलम, जैसे आप अक्सर देखा होगा कि किसी ऑनलाइन आप कोई चीज़ फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पर फिर आपको कुछ फील्ड्स की इंफॉर्मेशन हर हालत में मैंडेटरी देनी पड़ती है, वो रिक्वायर्ड होती है, बाकी ज़रूरत नहीं होती। सो लेट्स सपोज जब भी आप स्टूडेंट का डेटा डालेंगे तो उनकी फुल नेम, उसका स्टूडेंट का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर देना वो ज़रूरी है। सो आप उस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ नीचे से रिक्वायर्ड का कॉलम में जाके प्रॉपर्टी में जाके नो को यस कर दें, तो यहाँ पर फिर रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाएंगे और रिक्वायर्ड को आप यस कर देंगे। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या कर दिया है, ये देखें, ये इसका और इसका आपने और इन दोनों का रिक्वायर्ड कर दिया है। अब लेट सपोज मैं इसका डेटा हटाता हूँ और मैं दूसरे कॉलम पे चला जाता हूँ, इधर से और उधर से दोनों कॉलम पे, तो ये अब मुझे क्या बता रहा है, ये डिज़ाइन पे रिक्वायर्ड पे भी है, उस पे भी है, Ctrl+S, डेटा शीट व्यू में चले जाएं, फुल नेम पे भी कहा, लेकिन ये इसने इस पर एरर क्यों नहीं दिया। अच्छा, अब हम यहाँ पे कोई वैल्यू डालते हैं,
ये हमने वैल्यू डाल दिया, हम इधर उधर जा रहे हैं, अब बाहर इधर यू मस्ट इंटर अ वैल्यू इन स्टूडेंट डाल फुल नेम। अब ये देखिए ये स्टूडेंट का फुल नेम था, यहाँ पर हमने वैल्यू नहीं डाली थी। जब तक आप वैल्यू नहीं डालेंगे ये आगे पीछे नहीं जाएगा। ठीक हो गया, ये इसका मतलब होता है रिक्वायर्ड। अच्छा, रिक्वायर्ड के बाद ये मैंडेटरी करनी होती है। इंडेक्स्ड होता है। इंडेक्स का क्या मतलब होता है? इंडेक्स का मतलब ये होता है अगर आपने कोई सर्चिंग वगैरह करनी है, सो लेट सपोज मोस्टली सर्चिंग रजिस्ट्रेशन नंबर की होती है, तो यहाँ पर इंडेक्स्ड में 3 वैल्यू होता है, या आपने इंडेक्सिंग करनी है या नहीं करनी। अगर नहीं करनी तो नो सेलेक्ट कर दें। अगर आपने इंडेक्सिंग करनी है तो उसका जवाब आएगा यस, तो वहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, डुप्लीकेट्स, नो डुप्लीकेट्स। अगर आपके कॉलम में जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है, कोई डुप्लीकेशन नहीं आती, तो अब आप कहेंगे नो डुप्लीकेट्स। और अगर आपने किस चीज़ के ऊपर, जैसे है मैरिड है यस और नो, इसके ऊपर आपने कोई चेक लगाना है, या आपने जेंडर के ऊपर उसको इंडेक्सिंग करना है, तो उसमें मेल फीमेल आ सकता है, यूनिक वैल्यू वो डुप्लीकेशन आ सकती है, तो फिर आप डुप्लीकेट्स करेंगे, राइट। सो यहाँ पर नो डुप्लीकेट्स करेंगे। जब आपने उसको नो डुप्लीकेट्स कर लिया तो अब आपने सेव कर लिया, डेटा शीट व्यू में चले गए। अब आपने रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर कर लिया। अब यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर मैं दोबारा सेम ऊपर SP17 BSE201, अब देखिए ये पुराना मैंने यहाँ पर ये दोनों सेम कर दिए हैं, और हमने कहा था कि नहीं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होगा वो उसमें डुप्लीकेट्स नहीं आ सकते। अब ज़रा बाहर आप क्लिक करें तो ये आपको एरर देगा कि दैट वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज इन द इंडेक्स प्राइमरी की रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि चेंजेस आपने टेबल में कर लिए हैं, सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ क्या बना रहे हैं, इंडेक्स में डुप्लीकेट वैल्यूज़ बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जब हम इसको चेंज कर लें तो इसको एक्सेप्ट करेगा, इसमें से वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा। क्लियर? ओके जी। अब उसके बाद हमारे पास आता है अलाउ ज़ीरो लेंथ। तो अलाउ ज़ीरो लेंथ किस चीज़ को बोलते हैं? जब लेंथ की बात आती है तो इसका लेंथ का मतलब है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, कि वो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने लेंगे, राइट। जब एक चीज़ को आपने रिक्वायर्ड, जैसे आप हम कहते हैं उसमें से क्या है, वेब पेज। अब वेब पेज की हमने उसको हाइपर लिंक कर दिया है। अलाउ ज़ीरो लेंथ, क्या उसकी लेंथ ज़ीरो हो सकती है? लेंथ मीन्स नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, तो वेब पेज में जब डेटा इंटर करेंगे तो उसके नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने होंगी? ज़ीरो लेंथ का मतलब होगा उसमें कोई कैरेक्टर नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी है। सो आप यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पर क्या है, इसमें वेब पेज में तो ये सारा एम्प्टी नज़र आ रहा है। और अगर आप इसको क्या कह देते हैं, अलाउ ज़ीरो लेंथ नो, तो यहाँ पर जब आप उसको लेके जाएंगे यस, अब ये देखें आपके पास डेटा है जो कि इस रूल को वायलेट कर रहा है, इसकी वेब पेज में सारा ज़ीरो लेंथ पड़ा है, और हम कहते हैं कि आप इसमें से ज़ीरो लेंथ नहीं डाल सकते। क्लियर हुआ? जब इसमें से ज़ीरो लेंथ नहीं डाल सकते तो इस पर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर हुआ? अलाउ ज़ीरो लेंथ यस आप उसमें से कर लेते हैं। अच्छा जी, अगर कोई चीज़ यहाँ पर जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर हमने अप्लाई किया हुआ है वो रिक्वायर्ड है और वो चीज़। अच्छा, तीसरी चीज़ थी हमारे पास, क्योंकि हम शॉर्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जब आप कोई चीज़ एंटर करते हैं, जैसे सेमेस्टर में आ रहा है, सो यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेलेक्ट हो रही है। अब हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू फर्स्ट सेलेक्ट हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यस। अब देखिए कुछ सेमेस्टर में ये पुरानी वैल्यू 0 सेलेक्ट हुई थी तो 0 है। अब ये न्यू रो है तो न्यू रो में हमने 1 सेलेक्ट कर दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें से 1 आ रहा है। सो अगर आपने स्टूडेंट का डेटा इंटर कर दिया और सेमेस्टर का डेटा इंटर करना भूल गए तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें 1 नज़र आ रहा होगा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी हो गई। अच्छा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करने के बाद डेसिमल प्लेसेस होते हैं। सो डेसिमल प्लेसेस न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं, जैसे आप डेसिमल प्लेसेस। अब सेमेस्टर में डेसिमल प्लेसेस तो कोई नहीं, सेमेस्टर की वैल्यू एक ही डिजिट होती है 1 2 3, तो आप उसको स्मॉल रखें, बाइट रखें। डेसिमल प्लेसेस उससे हटाएं कि उसमें कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं आएंगे। क्लियर हुआ? इसी तरह करेंसी वगैरह में आपके डेसिमल प्लेसेस हैं, CGPA में भी आपके डेसिमल प्लेसेस वगैरह आते हैं, राइट। अच्छा जी, वैलिडेशन रूल क्या होता है? वैलिडेशन का मतलब होता है कोई चीज़ की वैलिडिटी मालूम करना। सो अब हम देखते हैं सेमेस्टर की वैल्यू या CGPA की जो वैल्यू होती है वो किसके दरमियान होती है? CGPA हमेशा 0 और 4 के दरमियान होता है, उसके अलावा नहीं होता। यहाँ पर आप को मैं दिखा रहा हूँ, अगर मैं CGPA पे जा रहा हूँ और लेट सपोज मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 5, तो ये मुझसे 5 भी ले रहा है, 50 भी ले रहा है, 5 भी ले रहा है। ठीक हो गया। या अगर मैं इसे कहता हूँ 3 वगैरह, तो CGPA तो 5 3 वगैरह नहीं होनी चाहिए।
0 से लेकर 4 तक होनी चाहिए, 5 वगैरह नहीं होनी चाहिए। सो मैं CGPA पे चेक लगाऊंगा वैलिडेशन रूल, और मैं कहता हूँ बिटवीन 0 एंड 4 CGPA की वैल्यू 0 और 4 के दरमियान होनी चाहिए। ये मैं इसको कंट्रोल करके अब ये कहता है कि आपकी वैल्यू दूसरे पे अप्लाई होगी। अब ये देखिए CGPA की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है। मैं CGPA की वैल्यू को 3 की जगह 5 कर देता हूँ, ये 53 हो गया, 5 या 53 ओके करूँगा। जैसे मैं ओके करूँगा या इंटर करूँगा, ये कहता है 1 और मोर वैल्यूज़ आर प्रोहिबिटेड बाय द वैलिडेशन रूल। कौन सा वैलिडेशन रूल? यानी जब आप डेटा इंटर करते हैं तो उनके ये रूल्स वगैरह कंडीशंस प्रॉपर्टीज़ चेक होती हैं जो आपने लगाई हुई है। सो आपने एक कंडीशन लगाई हुई थी कि CGPA की वैल्यू 0 और 4 के दरमियान होनी चाहिए, और ये कहता है कि ये वैल्यू जो आपने न्यूली इंटर की है इसको रूल को वायलेट करा, ये कंडीशन गलत हो रही है इसके लिए, चुनांचे आप कोई दूसरा डेटा उसमें से डालें। सो जब आप उसको 2, 3 और 4 वगैरह देंगे तो ये लेगा, इसके अलावा कोई वैल्यू देंगे तो वो नहीं लेगा। अब आपने देखा था कि जब हम इसको इंटर करते हैं तो ये हमें एक लंबा सा मैसेज दे देता है जिसको पढ़ना कोई बहुत मुश्किल से पढ़ रहा है। तो हम इसकी जगह क्या कर लेते हैं, एक सिंपल सा मैसेज लगा ले देते हैं, और ये जो नीचे है वैलिडेशन टेक्स्ट, तो वैलिडेशन टेक्स्ट का क्या मतलब है, इसमें आप वो चीज़ें डाल देते हैं कि जब आपका ये रूल जो अपने ऊपर लगाया हुआ है वो वायलेट हो जाता है, गलत हो जाता है, तो इसके ऊपर आपको ये वाला डेटा दे देते हैं। सो हम लिखते हैं रॉन्ग CGPA इंटर्ड, कि आपने CGPA गलत इंटर कर दिया है। अब हम यहाँ पर 2 की जगह अब हम इसको 5 कर लेते हैं, इंटर करते हैं, तो ये देखें वो इतना लंबा मैसेज के बजाय आपका छोटा सा मैसेज आ गया है जिसको पढ़ना भी आसान है। अब ओके करते हैं, फिर आपको पता चल जाता है, आप उसको ठीक कर लें। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। ये आपका था वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टैक्स, आपकी ये चीज़ें सारी हो चुकी हैं। जो दूसरी चीज़ थी हमारे पास स्टेटस, करेंसी और ये सारी चीज़ें ये आपने देख ली हैं कि वो किस तरह आपके पास वो काम कर रही हैं सारी। बाकी चीज़ें हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है मज़ीद, कि वो हमने किस तरह इसको मज़ीद टेबल में डेटा में प्रॉपर्टीज़ को सेट करना है। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।